जय राजस्थान दोस्तों। जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने कुछ बेसिक बातें की थी। बेसिक बातों के साथ साथ जो चौहान वंश की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए थे, उन मतों की चर्चा भी की थी। भाइयों, चौहान वंश हमने इसी बेसिक क्लास में स्टार्ट कर दिया है। जिन भाइयों ने चौहान वंश की आराम से क्लास ना ली हो वो भाई एक बार क्लास जाके देख लें। फिर हमने शाकंभरी चौहानों के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। शाकंभरी चौहानों के अजयराज के बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। अजयराज ने अपने शासनकाल में क्या क्या किया, सिक्के चलवाए थे जिन पे अपनी और अपनी पत्नी का नाम अंकित करवाया था। साथ ही साथ अजय मेरु दुर्ग का निर्माण करवाया था। अजय मेरु दुर्ग के कुछ उपनाम भी देखे थे भाइयों। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम अजयराज के पुत्र अर्नोराज के बारे में। बात कर रहे हैं भाइयों अर्नोराज की। दूसरा नाम था इनका आनाजी। बात कर रहे हैं अर्नोराज आनाजी की। शासनकाल था भाइयों 1133 से लेके 1155। पिता थे इनके अजयराज। शासनकाल 1133 से लेके 1155। भाइयों, घटना है 1137 की। 1137 में अर्नोराज ने तुर्की सेना से किया था युद्ध। तुर्की सेना से युद्ध किया 1137 में अर्नोराज ने। और वो युद्ध इतना भयंकर था, इतना नरसंहार हुआ था उस युद्ध में कि अजमेर की धरती तुर्की सेना के लहू से लहूलुहान हो गई थी। उस लहूलुहान धरती को साफ करने के लिए आनाजी ने एक झील का निर्माण करवाया। झील का नाम है भाइयों आना सागर झील। आना सागर झील का निर्माण करवा दिया अर्नोराज ने। आना सागर झील के निर्माण के लिए लूनी, बांडी, चंद्रा नदी के पानी को रोककर करवाया था आना सागर झील का निर्माण। साथ ही साथ अर्नोराज ने पुष्कर में आदिवारय मंदिर का निर्माण करवाया था। भाइयों, पुष्कर में करवा दिया अर्नोराज ने आदिवारय मंदिर का निर्माण, जो विष्णु भगवान का मंदिर था भाइयों। और जो अपने अर्नोराज हैं वो शैव धर्म के अनुयायी हैं। बात कर रहे हैं भाइयों अर्नोराज की। पुष्कर में बनवाया आदिवारय मंदिर। अब एक शासक होता है भाइयों, नाम है जहांगीर। पुत्र का नाम था शाहजहां और बेगम थी इनकी नूरजहां। भाइयों, बात कर लेते हैं जहांगीर की। जहांगीर ने इस आदिवारय मंदिर को नष्ट करवा दिया, तोड़वा दिया, ध्वस्त करवा दिया और इसका पुनः निर्माण करवाया था भाइयों समर सिंह ने, जो राणा प्रताप के छोटे भाई थे। राणा प्रताप के छोटे भाई समर सिंह ने आदिवारय मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। एक बार फिर बात करेंगे जहांगीर की। जो अपनी आना सागर झील है भाइयों, आना सागर झील जो कि नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य में स्थित है। और जहांगीर ने इसी आना सागर झील के किनारे बनवाया दौलत बाग। ये वही दौलत बाग है भाइयों जिसमें नूरजहां की मां असमत बेगम ने सर्वप्रथम बनाया था गुलाब से इत्र। भाइयों, असमत बेगम ने बना दिया गुलाब से इत्र दौलत बाग में, जो स्थित है आना सागर झील के पास। अब बात कर लेते हैं जहांगीर के पुत्र शाहजहां की। शाहजहां ने इसी आना सागर झील के किनारे भाइयों 5 बारादरी का निर्माण करवाया। निर्माण करवा दिया 5 बारादरी का शाहजहां ने। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। बात कर रहे हैं अर्नोराज की। शासनकाल था 1133 से लेके 1155 तक। 1137 में इन्होंने किया तुर्की सेना से युद्ध और पुष्कर में बनवाया आदिवारय मंदिर और आना सागर झील का निर्माण करवाया था।
शाहजहां ने इसी आना सागर झील के किनारे 5 बारूद का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने आना सागर झील के किनारे भाइयों दौलत बाग बनवाया था। अब बात कर लेते हैं चौहानों और चालुक्यों के बीच में जो युद्ध हुए थे। चौहान और चालुक्य शासकों के बीच में जो युद्ध हुए थे भाइयों, चालुक्य शासक थे वो गुजरात में अपना शासन करते थे। भाइयों चालुक्य शासक नाम था सिद्धराज जयसिंह। युद्ध हुआ अर्नोराज के साथ। इस युद्ध में भाइयों अर्नोराज ने सिद्धराज को पराजित कर दिया और सिद्धराज ने अर्नोराज की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार करने पर इन दोनों में संधि हुई भाइयों। संधि में जो सिद्धराज जयसिंह थे इन्होंने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्नोराज के साथ कर दिया था। भाइयों विवाह हो गया अर्नोराज का कांचन देवी जो पुत्री थी सिद्धराज की। भाइयों अब बात कर लेते हैं जो अर्नोराज के बाद शासक बनते हैं उसके बारे में। अर्नोराज के 4 पुत्र थे। पहला जगदेव, दूसरा बीसलदेव और तीसरा अपराज्ञ और चौथा सोमेश्वर। भाइयों बात कर लेते हैं जगदेव की। बात है भाइयों 1155 की। 1155 में अर्नोराज आनाजी की हत्या कर दी जगदेव ने और शासन ले लिया अपने अधिकार में। जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहते हैं भाइयों। शासन काल है जगदेव का 1155 से लेके 1158 तक इन्होंने शासन किया था जगदेव ने। इसके बाद बात करते हैं दूसरे पुत्र बीसलदेव की। बीसलदेव ने अपने पिता के हत्यारे जगदेव को मारकर शासन अपने अधिकार में लिया और भाइयों शासन है 1158 से लेके 1163 तक। बात करेंगे भाइयों अब बीसलदेव की जो अर्नोराज के द्वितीय पुत्र थे। बात कर रहे हैं भाइयों बीसलदेव, इनका दूसरा नाम था भाइयों विग्रहराज चतुर्थ। इनको भाइयों विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जानते थे। शासन काल था 1158 से लेके 1163 तक। पिता का नाम भाइयों अर्नोराज। बात कर लेते हैं इनकी पत्नियों की। इनकी 2 पत्नियां थी भाई। पहली देशलदेव और दूसरी राजमती। इनकी 2 पत्नियां थी। विग्रहराज चतुर्थ की हम बात कर रहे हैं। शासन काल है 1158 से लेके 1163। बात कर लेते हैं इनकी उपाधियों की जो इनकी महानता के अनुरूप इनको मिली थी। इनको महाराज धीराज भी कहा जाता। परमेश्वर भी इनको कहते थे और एक उपाधि थी इनकी परम भट्टारक। भाइयों एक व्यक्ति था नाम है जयानक भट्ट। जयानक भट्ट ने बीसलदेव को कवि बांधव कहा। कवि बांधव इसलिए कहते थे क्योंकि ये खुद एक अच्छे विद्वान थे और विद्वान व्यक्तियों का कवि व्यक्तियों का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे भाइयों। इनको कह दिया जयानक भट्ट ने कवि बांधव। जयानक भट्ट ने इनको कवि बांधव कहा। उपाधियां थी इनकी महाराज धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की। बात कर लेते हैं भाइयों बीसलदेव के
दरबारी कवियों की। इनके दो कवि थे भाइयों, सोमदेव और नरपति नालय। भाइयों दरबारी कवि सोमदेव ने बीसल देव के लिए ग्रंथ लिखा। ग्रंथ का नाम है ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा सोमदेव ने बीसल देव के लिए। इस ललित विग्रहराज में इनकी पहली पत्नी देसल देव का वर्णन है। नरपति नारायण ने ग्रंथ लिखा बीसल देव रासो। बीसल देव रासो में भाइयों इनकी शायद दूसरी पत्नी राजमती का वर्णन है। भाइयों बात करते हैं अब बीसल देव के शासनकाल में इन्होंने क्या क्या किया था। बात है भाइयों 1158 की। 1158 में बीसल देव ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जो राज्य की पहली संस्कृत पाठशाला बनी। इस संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर भाइयों इन्होंने एक चित्रित नाटक उत्कीर्ण करवाया था। नाम है हरकेली नाटक। हरकेली नाटक को इन्होंने चित्रित करवाया था संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर, जिसका निर्माण इन्होंने करवाया था 1158 में अजमेर में, जो राज्य की पहली संस्कृत पाठशाला बनी। फिर भाइयों बात कर लेते हैं, एक शासक था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम सेनापति था, नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। भाइयों बात है 1194 की। 1194 में इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़वा दिया और यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। भाइयों मस्जिद को हम 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ इसे 16 खंभों का महल भी कहते हैं। बात हो गई अजमेर की संस्कृत पाठशाला की। निर्माण करवाया था बीसल देव ने 1194 में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे तोड़वा दिया गया और बनवा दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। ये वही मस्जिद है जो राजस्थान की सबसे पहली मस्जिद मानी जाती है भाइयों। नाम रख दिया 2.5 दिन का झोपड़ा और इसे 16 खंभों का महल भी कहते हैं। भाइयों बात करते हैं इस मस्जिद के नाम को लेकर, 2.5 दिन के झोपड़े के नाम को लेकर। भाइयों 2 व्यक्ति हुए थे, नाम है पहले का जॉन मार्शल और दूसरा व्यक्ति भाइयों पसी ब्राउन। जॉन मार्शल कहता है कि जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये 2.5 दिन में बनके कंप्लीट हुआ था। और पसी ब्राउन एक अपना अलग मत देता है भाइयों। पसी ब्राउन कहता है ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसके पास पीर पंजा शाह का उर्स भरता है भाइयों, वो 2.5 दिन का भरता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। भाइयों इस मस्जिद का डिजाइन जो तैयार किया था एक व्यक्ति था, अबू बकर। अबू बकर ने इस मस्जिद का डिजाइन तैयार किया था और जिस हरकेली नाटक की हम बात कर रहे थे वो आज भी इसकी दीवारों पर उत्कीर्ण है। इस हरकेली नाटक में भाइयों भगवान शिव और अर्जुन की कथा है। भाइयों बात कर लेते हैं बीसल देव की। एक व्यक्ति था किलहॉर्न। किलहॉर्न ने बीसल देव के लिए बहुत सुंदर बात कही है कि यह शासक उन हिंदू शासकों में से है जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। एक बार हम इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। शासक का नाम है बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ। शासन काल है 1158 से लेके 1163 तक।
बात हो गई इनके दरबारी कवियों की। पहला तो सोमदेव और दूसरा नरपति नालय। फिर इनकी उपाधियों की बात कर लेते हैं जो इनको इनकी महानता के अनुरूप मिली थी। पहली उपाधि परम भट्टारक भी कहते थे, इनको परमेश्वर भी कहते थे। महाराज धीराज की उपाधि भी इन्होंने धारण कर रखी थी। भाइयों एक व्यक्ति था जयानक ने इनको कवि बांधव कहा। भाइयों 1158 में इन्होंने निर्माण करवाया संस्कृत पाठशाला का, और एक उस संस्कृत पाठशाला के दीवारों पर हरगिरी नामक नाटक उत्कीर्ण करवाया था। 1194 में भाइयों मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा संस्कृत पाठशाला को नष्ट करवा दिया गया और एक मस्जिद का रूप दे दिया गया। उस मस्जिद को आज हम अढ़ाई दिन के झोपड़े के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ 16 खंभों का महल भी कहते हैं उसे। भाइयों पर्सी ब्राउन और जॉन मार्शल के बारे में भी हमने अभी बात कर ली थी। पर्सी ब्राउन कहते हैं कि यहाँ पे पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है, और जॉन मार्शल कहता है क्योंकि 2.5 दिन में बन के कंप्लीट हुआ था इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। भाइयों किलहौर ने बीसल देव के लिए कहा यह उन हिंदू शासकों में से है जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। अब बात कर लेते हैं भाइयों जो बीसल देव के बाद शासक बनता है उसके बारे में। भाइयों 1163 में बीसल देव की अचानक मृत्यु हो जाती है और शासक बनता है बीसल देव का छोटा भाई अपराग्य। भाइयों अपराग्य की बात कर लेते हैं। अपराग्य ने 1 साल शासन किया था 1163 से लेके 1164 तक। फिर भाइयों अपराग्य के बाद भाइयों जो शासन किया था अपराग्य ने वो किया था 1 साल 63 से लेके 64 तक, और अपराग्य की हत्या कर दी जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने और शासक खुद बन गया। उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय को सोमदेव मारकर शासन अपने अधिकार में लेता है और फिर शासक बनता है सोमदेव का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय। तो भाइयों आने वाली क्लास में हम बात करेंगे पृथ्वीराज तृतीय की। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें भाइयों, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल